हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, हम 10वीं की सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके सभी चैप्टर को कवर करेंगे। इसी सीरीज़ में हम आज इसके 4th चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तो पिछले चैप्टरों में मैंने काफ़ी बार बताया है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें धन से संबंधित लेन देन का जिक्र होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत में जो भी आर्थिक गतिविधियां या क्रियाएं की जाती हैं वो सभी किस में आती हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में आती हैं। आज इसमें हम देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था से यह किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब जनरली हम देखें तो वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। किसी भी वस्तु या सेवा का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, प्रवाह को आसान शब्दों में हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है वैश्वीकरण संभव हो पाता है। फिर मुक्त व्यापार क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण कैसे हो रहा है, और आगे आएगा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, और भारत और वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास, मतलब जो कुछ भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी के बारे में हम इस अध्याय में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। जनरली जैसा कि इसमें बताया गया है कि यदि हम क्या करें, आज जो विश्व है, जो हमारे बाज़ारों की स्थिति है, उसको यदि हम देखने का प्रयास करें तो आज हम हमारे जो लोकल मार्केट होती है उसमें भी हम ऐसी ऐसी वस्तुएं देख लेते हैं जो हमारे आसपास नहीं बनी होती, जो विदेशी होती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमने भारत की सड़कों पर मतलब गाड़ियों के ऐसे मॉडल देखे थे। कौन से मॉडल थे? सिर्फ एम्बेसडर और फिएट। कि क्या होता है कि पहले भारत की सड़कों पर सिर्फ एम्बेसडर और फिएट गाड़ी ही दिखाई देती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, स्थिति बदल गई है। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद सकते हैं। मतलब आज के टाइम में हम क्या देख सकते हैं कि भारत की सड़कों पर विदेशों में बनी बनी बढ़िया बढ़िया लग्जरीज गाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं कि आज के टाइम में जो हम बाज़ार है, हमारी मार्केट है, उसको देखें तो उसमें हम आज के टाइम में हर तरह का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको खरीद सकते हैं या उसको देख सकते हैं। लेकिन ऐसा यदि हम 20वीं शताब्दी में जाके देखें तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि हम केवल भारत में निर्मित वस्तुओं को ही खरीद पाते थे। ठीक है, तो ऐसे कैसे हुआ? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हम यह चीज़ कर पाए? ठीक है, देखते हैं कि कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। जो आज के टाइम में हम बाज़ार देखते हैं वह पूर्णतः से क्या परिवर्तित हो गया है, इसमें परिवर्तन आ गया है। ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ये सब परिवर्तन आया है? इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें आता है अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो देश होता था उस देश में उत्पादन जो होता था उस देश की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित रहता था। ठीक है, वो उस देश की सीमाओं को नहीं लांघ पाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ कि आज के टाइम में मतलब 2-3 देश या मतलब ज़्यादा मात्रा में देश क्या होते हैं कि एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग करके अपने क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है आज के टाइम में उत्पादन
देशीय हो गया है, मतलब बहुत सारे देशों से मिल उत्पादों को इकट्ठा करके बाद में उनको असेंबल करके अलग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यह सब किसके कारण हो पाया? यह सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण हो पाया। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती हैं, बहु माने जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बहु माने अधिक, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, और कंपनियां जो बहुत से यानी अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार करती हैं या अपनी जो है संस्था को चलाती हैं या अपनी जॉइंट वेंचर चलाती हैं, ठीक है, उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ते एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत कम करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं, ठीक है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं कि मतलब वो बहुत से देशों में अपने जो है उत्पादन का नियंत्रण करती हैं, स्वामित्व खोलती हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग देशों में जो उत्पादन के साधन है, जैसे रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, तो अलग अलग देशों में प्रत्येक चीज़ की अलग अलग कीमत है, ठीक है। कहीं पे लेबर सस्ता है, कहीं पे मशीन सस्ती है, कहीं पे पैसा सस्ता है। तो वो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ सस्ती है उन चीज़ों को इकट्ठा करके क्या करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बाद में एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, जिससे क्या होता है कि उत्पादन की कम लागत आती है, और कम लागत आने से क्या होता है उनको अधिक मात्रा में लाभ मिलता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से क्या हुआ? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है, जिससे क्या हो गया, उत्पादन प्रक्रिया क्रम से जटिल ढंग से संगठित हो गई। इससे क्या होता है, जो उत्पादन के संसाधन है या जो भी प्रक्रिया है वो ज़्यादा मात्रा में कठिन हो गई। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग देशों से, अलग अलग महाद्वीपों से क्या होता है कि अपने सस्ते माल को खरीद कर वो एक जगह असेंबल करके फिर उनको अलग अलग देशों में उनको बेचती है, ठीक है। जिससे उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया प्रसार से असीमित लाभ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको लाभ मिलता है। विश्व भर के आगे है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब हमने ये तो बता दिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, लेकिन इसके फ़ायदा क्या है? इससे क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ सस्ती हैं उनको इकट्ठा करके वो उत्पादन करती हैं। इससे विश्व भर में यानी पूरे विश्व को एक बाज़ार के रूप में बना दिया है, ठीक है। आज हम कहीं से भी कहीं की चीज़ को खरीद सकते हैं आसानी से। इससे जहाँ पे जो चीज़ सस्ती है उसका यूज़ करके वे क्या करती हैं, उस जगह पे निवेश करती हैं, ठीक है। ऐसे सबसे पहले वो देखती हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। और परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं? जो भी संपत्ति होती हैं, भूमि, भवन, मशीनरी, अन्य उपकरण, इन सबको परिसंपत्तियाँ या अपनी संपत्तियाँ कहा जाता है। और इनको खरीदती है, और जो इनमें खरीदने से जो निवेश होता है, जो या मुद्रा का व्यय होता है, उसको क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है, ठीक है। बाद में ये निवेश करके क्या करती हैं? अधिक मात्रा में लाभ कमाती हैं। इससे जो हमारे विश्व के कहीं पे भी जो प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है हम उसको आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन इससे क्या है, इससे जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि ये मजदूर हैं, मजदूरों ने क्या कर दिया कि हमें क्या चाहिए? बेहतर माहौल चाहिए, बेहतर माहौल चाहिए, और क्या चाहिए? हमें अधिक मजदूरी चाहिए। और ये है क्या, कंपनी का मालिक ये क्या बोल रहा है कि हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। तो जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब उसको
अधिक मात्रा में खर्चा आ रहा है या एक्सपेंसेस वहन करने पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एमएनसी काम करती हैं। आगे है ये विकासशील 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 देशों में ये जो जीन्स दिखा रखे हैं, ये पे जो विकासशील देशों में बनाई गई है और अमेरिका में जाकर इनको बेचा जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ पर जाकर ये 6500 रुपये में बेची जा रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो इनका बहुत सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाकर बहुत बड़े मूल्य पर इनको बेचा जाता है। और फिर क्या करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया कि लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, जो लोकल एरिया के लोग होते हैं उनको छोटे छोटे ऑर्डर के तौर पर क्या करती हैं, किसी अपने प्रोडक्ट को निर्माण या उसको बनाने का ऑर्डर देती हैं, जिससे क्या होता है वो कम मूल्य पर वह उनका उत्पाद या सामान है जो बनके तैयार हो जाता है और फिर उसको अन्य देशों में बेचते हैं। फिर आगे आता है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। ठीक है, लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम रहा है। इतिहास में अपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों तथा इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वास्को ड गामा 1498 में कहाँ पे आया था, भारत में आया था। तो भारत में वो किस लिए आया था, मतलब उसने जो रास्ते की खोज की थी वो किस लिए की थी, वो व्यापार के लिए की थी। ठीक है, वो पहले क्या होते थे कि राजे महाराजा जो होते थे वो अपने जो सैनिक होते थे उनको भेज देते थे कि नए नए मार्गों की खोज करने के लिए, नए देशों की खोज करने के लिए, ताकि क्या होता है उनके लिए और नए रास्ते निकल कर सामने आते थे, जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते थे। विदेशी व्यापार से क्या होता है कि जब हम 2-3 देशों में आपस में विदेशी व्यापार होता है तो उन देशों के बाज़ारों का एकीकरण होता है। हम किसी भी देश में उत्पादित वस्तु या सेवा को आसानी से खरीद सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ार से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है तथा उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं वह बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार की वजह से बाज़ारों का एकीकरण संभव हो पा रहा है। जैसे कि हम आज के टाइम में हर जगह देख पा रहे हैं कि जो भारत में है चीन के बने हुए खिलौने आसानी से मिल पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो चीन में जो सस्ते दाम पे जो खिलौने मिलते हैं वो भारत में निर्यात कर दिए जाते हैं। निर्यात होता है देश में निर्मित किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचना या बाहर भेजना, उसको निर्यात बोला जाता है। और यदि बाहर देश से कोई वस्तु अपने देश में आती है तो उसको आयात बोलते हैं, इंग्लिश में इंपोर्ट। ठीक है, और चीन को क्या लगता है कि हमारे देश की जो जितनी जनसंख्या है उस बेस पर हमारा देश का जो बाज़ार है वो इन खिलौनों के लिए सर्वोत्तम है, वो आसानी से अपने खिलौनों को बिक्री कर सकते हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। ठीक है, और क्या होता है बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं कि हमें अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है देखने को। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। इससे कंपटीशन ज़्यादा होने से
क्या होता है कि एक हमें जो मूल्य है वो एक समान मिलने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर रहकर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन कर सकते हैं, और इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है। अब प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में स्थापित करना। ठीक है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं कि अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं पे भी बना हुआ प्रोडक्ट कहीं पे भी हम आसानी से खरीद सकते हैं। तो पूरा जो हमारा विश्व है वो एक बाजार यानी हमारी लोकल मार्केट के समान हो जाता है, जैसे कि हम वहाँ जाकर आसानी से कुछ भी वस्तु खरीद सकते हैं। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर के उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों, जहां उनको सस्ता रॉ मटेरियल या कच्चा माल मिल जाए, और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश में वृद्धि हो रही है, और साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। और अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों को एकीकरण हो रहा है, और विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। कि मतलब जो इस एकीकरण की, कई बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम मतलब दूर दूर रहने वाले से भी आसानी से बात कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो से देख पा रहे हैं कि मैं इतनी दूर रहकर भी आराम से लेक्चर ले पा रहा हूँ। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। आगे है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, कि ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के टाइम में जो ट्रांसपोर्ट है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो गया कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लाना ले जाना आसान हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम आसानी से अपनी वस्तुओं सेवाओं का परिवहन कर पाते हैं, और इससे वैश्वीकरण संभव हो पा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तन हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें परिवर्तन हुआ है, जिससे क्या है हम देख पा रहे हैं कि कहीं दूर बैठे बैठे भी हम एक दूसरे के विचार को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। किसी दूसरे देश में छपने वाली बुक को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। आगे आता है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। इस उदारीकरण से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विदेशी व्यापार क्या होता है और विदेशी निवेश क्या होता है। ठीक है, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है हमारे देश में निवेश करना चाहती है तो वो दो तरह से कर सकती है। एक होता है FDI और एक होता है FPI। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस कंडीशन में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंडीशन में क्या होता है कि विदेशी कंपनी हमारे देश में किसी कंपनी को खरीद लेती है या फिर वह अपना खुद का कारखाना सेटअप कर लेती है और उसका संचालन वह खुद करती है। लेकिन FPI में क्या होता है, ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
इसमें कोई भी विदेशी कंपनी या कोई भी विदेशी व्यक्ति क्या होता है, हमारे देश में व्यापार करना चाहता है या पूंजी लगाना चाहता है, तो उस कंडीशन में वह अपना खुद का संयंत्र हमारे देश में स्थापित न करके क्या करता है, वह हमारे देश में संचालित किसी कंपनी के, जो भी कंपनी है उसके क्या करता है, शेयर खरीद लेता है। ठीक है, शेयर खरीदने की वजह से क्या होता है, वह उसका संचालन तो नहीं कर पाता, लेकिन उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 20% होता है। 20% से ज़्यादा होने पर हम उसको क्या बोलते हैं, एफडीआई बोलते हैं। फिर वह एफपीआई न रहकर क्या हो जाता है, एफडीआई हो जाता है। और भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण कैसे हुआ, अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की। कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, वो क्या होती है, 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज, एक होती है मिक्स इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ पर आके व्यापार कर सकती है, अपने कंपनी की स्थापना कर सकती है। ठीक है, या फिर एफपीआई कर सकती है। लेकिन क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि कोई भी विदेशी कंपनी किसी देश में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। उस देश में जो व्यापार होगा वह केवल उस देश के अंदर ही रहेगा, इसमें बाहर का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें कुछ हद तक छूट दे दी जाती है, किसके लिए, व्यापार के लिए, जिससे क्या होता है, कोई कंपनी आकर व्यापार कर पाती है। और इसमें हम देखते हैं कि जिस टाइम हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम क्या था, हमारे देश में पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है, उस टाइम अंग्रेज हमारे देश में थे, ठीक, वो व्यापार करने आए थे। तो जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम क्या लगता था नेता को कि यदि अंग्रेज क्या था, व्यापार करने आए थे और उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर दिया, तो उन्होंने उनसे मुश्किल से छुटकारा पाया था। यदि हम फिर उसको ओपन कर देंगे व्यापार के लिए तो फिर से हमारे लिए कहीं खतरा न हो जाए, तो इसलिए उस टाइम हमारे देश में क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत ने मतलब कुछ अन्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आयात की अनुमति दे दी, मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट की अनुमति दे दी। तो इसके क्या हुआ, फिर आई मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि मतलब कुछ एक प्रोडक्ट पर ही सरकार ने सहमति दे दी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, विदेशों से व्यापार या निर्यात कर सकते हैं। उसके बाद भारत में 1991 में प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, जो किसने किए, उस टाइम हमारे जो कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश उत्पादकों में क्या होगा, प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उससे गुणवत्ता में सुधार होगा। क्योंकि विदेशी कंपनियां आएंगी, वह हमारे अपने साथ क्या लाएंगी, नई टेक्नोलॉजी लाएंगी, जिससे क्या होगी, हमारे देश के में भी व्यापार में सुधार होगा। और सरकार द्वारा जो अवरोध पहले लगाए हुए थे, अवरोधों प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। मतलब सरकार द्वारा जो क्या लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको हटाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद आता है निजीकरण। निजीकरण क्या होता है कि सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना या सौंपना की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो इकोनॉमी है वो ओपन हो गई है, तो कोई भी एक दूसरे देश में व्यापार कर सकता है।
तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यापार करे वो सुचारू रूप से चलता रहे, तो नॉर्मल सी बात है, उनमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ कि एक विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया, जिसमें क्या विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसका काम क्या होता है कि प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया, और इस संगठनों का मानना था कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के सभी अवरोधक हानिकारक हैं। ठीक है, मतलब दो देशों के बीच में क्या है, जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसका काम था विश्व व्यापार संगठन का। फिर हम देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हुए। भारत में विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय कर ली है। इन लोगों में वैश्वीकरण के, जैसे कि हम हमारे आसपास में देखते हैं कि वैश्वीकरण से क्या हुआ कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, नए नए सामान मिलते हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि देश में नई तकनीकी का विकास हुआ। नई तकनीक का अवकाश हुआ। ठीक है, हम आसानी से विदेशों में बने हुए प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं, और जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ठीक है, पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सुविधाओं में निवेश में रुचि दिखाई, और इनसे क्या है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा हो गया। ये हमारे देश के लिए फायदेमंद हुए। आगे देखते हैं। जहाँ एक और हमारे देश को वैश्वीकरण से फायदे हुए हैं। फायदे क्या क्या हुए? उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प आ गए। वो अपने चॉइस का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल गए। पहले की तुलना में क्या हुआ कि आज उच्चतर जीवन स्तर है, जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड है वो आ गया। ठीक है, ये फ़ायदे तो हुए, लेकिन इसकी बजाय हमारे सामने कुछ नुकसान भी हैं, जो किसकी वजह से हुए, वैश्वीकरण से हुए हैं। तो ऐसे क्या क्या नुकसान हैं? वैश्वीकरण विश्व लेवल पे है, ये क्या केवल किसको प्रमोट करता है? जो शिक्षित हैं, ठीक है, जो अच्छी क्वालिफिकेशन है, उनके लिए तो वैश्वीकरण क्या है, अच्छा बेनिफिट है, उनको अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन जो बेरोजगार थे उनको क्या है, उनको वैश्वीकरण से कोई किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता। और इससे क्या होता है कि वैश्वीकरण एक प्रतिस्पर्धा लेके आता है। जो बाहर से सामान होता है वो हमें सस्ता मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो महंगा होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे छोटे उद्योग धंधे वाले हैं वे अपनी कीमतें कम नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके उद्योग धंधे आहिस्ता आहिस्ता ठप हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। ये वैश्वीकरण के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। पिछले कुछ टाइम से इस बात पर काफ़ी जोर हो रहा है कि जो वैश्वीकरण है वो न्याय संगत हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो विदेशी कंपनियां को सब सारा लाभ मिल जाए और उस देश के जो छोटे बेरोजगार हैं या छोटे उद्योग हैं वह उनसे कंपटीशन तो कर नहीं पाएंगे और उनका बुरा हाल ना हो। इस कंडीशन को हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके साथ ही यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सारांश में इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया है। वैश्वीकरण विभिन्न
देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया यहाँ अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन मतलब जहां पर उनको अधिक सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है। परिणामतः क्या हो रहा है कि उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है और देशों के बीच में संगठित करने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण भी हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, व्यापार सुगम बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका रोजगार चला गया है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में जो सबकी हिस्सेदारी है वो समान रूप से बनी रहे। ठीक है, इसी के साथ ही क्या होता है, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके साथ ही क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।